अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैंड रेस करके बताएं, वॉइस क्लियर है? ओके। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को एक दफा देखेंगे फिर आगे चलेंगे। अगर किसी का भी क्वेश्चन होगा वो डिस्कशन के बाद में पूछूंगा। मिस्टर रजा, एनटीएन नंबर, टैक्स ईयर, कंपोटेशन और टोटल इनकम, टैक्सेबल टैक्सेबिलिटी, ये उस तरह ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। सबसे पहले उसकी आएगी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अंदर हमारी जो 4 माह की सैलरी है वो ओल्ड वाले के साथ आएंगी, और 8 माह की सैलरी आएगी न्यू वाले के साथ, और टोटल सैलरी 7.6 मिलियन, ये 76 लाख है। अगर किसी भी स्टूडेंट की सैलरी 76 लाख या 7.6 मिलियन नहीं आई, या उसको कोई प्रॉब्लम हुई है कैसे आई, तो वो हैंड रेस कर सकता है। जी फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फहद बेटा। सर ये 600,000 ये 3 मंथ नहीं आना है इसके अंदर? 3 मंथ। बेटा ये मुझे बताएं, सिर्फ ये सैलरी इंक्रीज किस डेट से होती है? सर ये नेक्स्ट मंथ। नहीं नहीं, इंक्रीज मतलब जो उसका जॉब, जब उसकी सैलरी इंक्रीज होनी है वो किस डेट से होनी है, जी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यकम अक्टूबर से इंक्रीज होगी ना? जी एग्रीड। जी अगर जी। देखिए यकम अक्टूबर को होनी है इंक्रीज, बात क्लियर। और अक्टूबर की सैलरी किस मंथ में मिलती है? सितंबर नवंबर में सर। अक्टूबर की मिलती है नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में। एग्रीड। जी जिस टैक्स ईयर में हम वर्क कर रहे हैं, जिस टैक्स ईयर में हम वर्क कर रहे हैं, उसकी जुलाई की मिलेगी ओल्ड के साथ, ऐसे ही है। जी सर जी। अगस्त की मिलेगी ओल्ड के साथ, जी अक्टूबर की मिलेगी ओल्ड के साथ। यहां तक आप मेरे साथ एग्री है? ओके। सर बीच में सितंबर भी है बीच में। नहीं, सितंबर की तो मिलेगी न्यू के साथ है ना। ये बेशक अक्टूबर की जाके मिलेगी सितंबर में, ऐसे ही है। सर अगस्त अगस्त। के बाद सितंबर आता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके माय मिस्टेक बेटा। मैं कोई अभी मसला नहीं। मैं अभी इसको, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर। अक्टूबर में तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जी ओके। ओके। जी इसका जी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह को मिली। अब मुझे ये बताएं, ये सैलरी नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलती हमें, जी इसका मतलब जुलाई वाली सैलरी मिलेगी हमें अगस्त में, एग्रीड। अगस्त वाली जी मिलेगी हमें सितंबर में, और सितंबर वाली मिलेगी हमें अक्टूबर में, एग्रीड यहां तक। जी भाई जी। जो पिछले साल की जून वाली सैलरी है वो क्या इस साल जुलाई में नहीं मिलेगी मुझे? पिछले साल की जो जून की सैलरी है वो कब मिलेगी? जुलाई। जुलाई में। और जो इस साल की जून की सैलरी है वो अगले साल चली जाएगी। इसलिए ओल्ड के साथ 4 मंथ और न्यू के साथ 8 है। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन है तो नहीं फहद? आप इसके अंदर अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दे बेटा। जी सर समझ लग गई मुझे। ओके। थैंक यू वेरी मच। लिविंग अलाउंस दिया गया है, उसने एमटीएस का 7% कहा था, हमने एमटीएस को मल्टीप्लाई बाय 12 किया, पूरे साल का आ गया, उसका 7% ले लिया। डेयरनेस अलाउंस 9% ऑफ द बेसिक सैलरी था, बेसिक सैलरी का डेप्थ 9% लेके हमने ऐड कर दिया। बोनस क्वेश्चन के अंदर फिगर दी गई थी, एज इट इज हमने बोनस, अपने आप बोनस को टैक्सेबल ऐड कर दिया। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हम याद होगा हमने कंपैरिजन करना है 45% ऑफ एमटीएस एंड फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। 45% एमटीएस और बेसिक सैलरी दोनों में से कोई एक फिगर लेते हैं। अगर एमटीएस अवेलेबल है तो बेसिक सैलरी नहीं लेते। तो वही हमने किया कि एमटीएस इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो 5 लाख एमटीएस था, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, एक साल का एमटीएस आ गया, और उसका 45% जो लेना था वो पूरे साल का बेनिफिट था। लेकिन अकोमोडेशन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कब मिली है? 8 मंथ में। आप उस क्वेश्चन की लाइन को पढ़ेंगे, अकोमोडेशन वाली, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख पर मंथ ऑन नवंबर 1 2020। मतलब एम्प्लॉय ने जो फायदा लिया है नवंबर 1 2020 से 30 जून 2021 तक लिया है। 1 नवंबर से 30 जून
2021 तक लिया है। तो ये जो टोटल मंथ बेनिफिट के बने, ये नवंबर दिसंबर 2 मंथ ये, और नेक्स्ट 6 मंथ मतलब टोटल 8 मंथ का बेनिफिट लिया है। तो इसलिए हमने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन थी उसको भी 8 मंथ के का ही कंपैरिजन करके बेनिफिट लेना था, इसलिए इधर 8/12 किया गया और वो आ गया 18 लाख। और फेयर मार्केट रेंट उसने दिया हुआ था जो था 2 लाख पर मंथ, वो भी हमने कितने मंथ का लेना था, 8 मंथ का लेना, क्योंकि जितने मंथ का एमटीएस का 45% लिया उतने मंथ का ही क्या लेना है हमने बेटा, अपना फेयर मार्केट रेंट या द अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इफ नो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, वो लेनी है। वो थी 16 लाख, दोनों में से हायर क्या था 18 लाख, और 18 लाख को हमने अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लिया। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके। व्हीकल फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस पर्पस दोनों के लिए दी गई थी, दोनों के लिए तो 5% आना था, इसलिए हमने 5% अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लिया। अब 1 मिनट बेटा सर। व्हीकल के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं। व्हीकल फुल ईयर की इसलिए लिए, वो हमें मिली है 1 जनवरी 2020, वो मतलब वो पिछले टैक्स ईयर में मिली हुई है। अगर पिछले टैक्स ईयर में हमें व्हीकल मिली है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टैक्स ईयर में तो वो कंप्लीट हमारे पास रही है, इसलिए इसके ऊपर 5% फुल ईयर के लिए आया है। मे बी ये इस डेट के ऊपर बच्चों ने क्या गलती करनी थी, यकम जनवरी 2020 को उसने 6 मंथ समझ लेना था, जबकि वो पिछले साल की 2020 है। हाँ, अगर यहाँ यकम जनवरी 2021 होता लिखा, फिर हमने 6 मंथ लेना था, क्योंकि पिछले टैक्स ईयर में मिली थी, तो हमने अज्यूम किया इस टैक्स ईयर में भी ये पूरी की पूरी हमने ही यूज की हुई है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस उसने कहा था जो हमें मिला है, मिलता है वो 12% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलता है, तो इसलिए हमने 76 लाख का 12% बेसिक सैलरी ले लिया, और उसमें से लेस कर क्या कर दिया, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो एग्जम्पशंस हमें अवेलेबल है अप टू 10%, वो लेस कर दी, और रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। उसका मेडिकल फैसिलिटी भी उसने कोई उसने रीएम्बर्समेंट की मेडिकल फैसिलिटी ली थी, लेकिन वो नोट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। अगर मेडिकल फैसिलिटी नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो सारे की सारी टैक्सेबल हो जाती है, इसलिए उसने इसको टैक्सेबल कर दिया। अनअप्रूव ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव 7 लाख थी हमारे पास। अनअप्रूव ग्रेचुटी की सूरत में हमारे पास जो एग्जम्पशंस अवेलेबल है वो है फिक्स 75,000 एंड 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव। इन दोनों में फिक्स कितना है 75,000, 50% ऑफ अमाउंट रिसीव किया 7 लाख का, इस 7 लाख का हमने 50% ले लिया, वो आ गया 3.5 लाख, वो इधर आ गया। विच एवर इज लोअर, लोअर के अंदर 75,000 है तो 75,000 की हमें एग्जम्पशन मिलेगी, और 7 लाख में से 75,000 लेस किया तो 6,25,000 में टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गया। पेंशन मिल रही थी हमें 2 लाख पर मंथ के हिसाब से, तो वो सॉरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से, यहाँ गलती से 2 लाख, तो वो क्या हो जाएगी टोटल 12 माह की 2,40,000 हो जाएगी। तो पेंशन हमारी एग्जेम्प्ट है अनटिल अनलेस वो 2 कंडीशन फुलफिल ना हो। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं बताया कि उसने उस सेम एसोसिएट के पास वर्क कर रहा है या उसको 2 पेंशन मिली है, तो उस सूरत में आपने एग्जम्पशन नहीं सोचनी। अगर सिंपल पेंशन की बात की है तो यही अज्यूम करना वो एग्जेम्प्ट है अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर वो ये ना कह दे कि उसने रिटायरमेंट ली, उसको पेंशन तो मिल रही है लेकिन उसने उसकी एसोसिएट या उसी एम्प्लॉयर की किसी और कंपनी में दोबारा जॉब शुरू कर दी। जब तक वो ये वर्डिंग लिखेगा नहीं, आपने इसको अज्यूम नहीं करना, आपने पेंशन को क्या रखना है, एग्जेम्प्ट ही रखना है। अप टू हियर एनी क्वेश्चन? जी फहद।
सर मैंने ये पूछना था कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और ये डीएनएस अलाउंस, हम्म। सर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हमेशा एमटीएस का ही लेना है और नहीं 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 डीएनएस अलाउंस बेसिकली? नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा। आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एमटीएस दिया गया था लिविंग अलाउंस के साथ, ठीक है, और जी डीएनएस जी के साथ बेसिक सैलरी था। उससे अगला जी क्वेश्चन आया, उल्टे कर दिया था, जी ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर उल्टा हो गया। ये जो वो बताएगा ना, वो मे बी कह दे 20,000 जी। rupees 20,000 is received as monthly in respect of living allowance, ठीक है। तो उसको 12 से ज़रब दे देना। यस, वो बताएगा आपको, अब जो उसने बताना है ये उसी के मुताबिक लेना है। इसकी कोई ये नहीं है ये एमटीएस का होगा या बेसिक सैलरी का, ठीक है। सर अगर ना बताए तो? बताएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर बताएगा। अब देखिए उसने कह दिया लिविंग अलाउंस, अगर उसने कुछ भी नहीं बताया ना, हाँ, वो कह दे 8% मिलेगा लिविंग अलाउंस, लेट 8% की जी। वो बात कर देता है। उसने क्वेश्चन के अंदर एमटीएस नहीं दिया, फिर 8% किसका लेंगे? बेसिक सैलरी। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, वो आपको इसकी डिटेल बेटा बताएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रियान बेटा। सर मैंने पूछना था सर, अगर मेडिकल फैसिलिटी जो है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में उसकी फैमिली और एम्प्लॉयज के लिए भी है, तो इसमें केस में फुली एग्जाम्प्ट होंगी? हाँ, अगर मेडिकल फैसिलिटी उसकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट होगी बच्चे। नहीं, मैं अब कहता हूँ उसकी मजा फैमिली उसकी के लिए भी अवेलेबल फैमिली है। को भी मिलती होती है एम्प्लॉयमेंट, जो फैसिलिटी होती है उसके बच्चे, उसके स्पाउस, उनको मिलती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को देते हैं, वो एग्जेम्प्ट ही होती है, ठीक 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 है। है सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। आगे चलते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट है, उसकी टोटल सैलरी 1,80,000 थी, पेड बाय द एम्प्लॉयर। उसके अंदर लिखा हुआ था, ये जरा डिफरेंट तरीके से दिया गया था, एम्प्लॉयर उसका 2/3 जो, सॉरी, एम्प्लॉय उसका 2/3 पे कर रहा और एम्प्लॉयर 1/3 पे कर रहा है। इसका मतलब क्या, पेड बाय द एम्प्लॉय 2/3 आ गया, और इस 1,80,000 का 1/3 जो कि 60,000 बनता है, वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गया। इसी तरह यूटिलिटीज बिल थी, टोटल यूटिलिटीज बिल 3,10,000 है, जिसमें से एम्प्लॉयर ने 2/3 पे किया और एम्प्लॉय ने 1/3 पे किया, तो 1/3 जो एम्प्लॉय ने पे किया वो लेस कर दिया, तो नेट अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर आ गई, और वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, लिबिलिटी, मतलब ये उसका जो भी ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, पे कर दी एम्प्लॉयर ने, तो परकोसिस बन गए, और ये हमारी टैक्सेबल इनकम में 70,000 भी ऐड होगी। इन सब का टोटल किया तो टोटल इनकम आई, इसमें से लेस 74,000 किया हमने ज़कात, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। क्वेश्चन के अंदर डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस भी दिया गया था। डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट डिडक्शन है फ्रॉम द टैक्सेबल टोटल इनकम में से या टैक्सेबल इनकम में से। वो क्या है, एक्चुअल डोनेशन जो का था 1,10,000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर। हमने 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ली, वो थी 3.969 मिलियन। इनमें से लोअर क्या था, 1,10,000, हमने उसकी डिडक्शन डायरेक्ट दे दी। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट था। प्रॉफिट ऑन डेट के लिए भी शर्त है कि प्रॉफिट ऑन डेट लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ एक्चुअल मार्केट, दैट इज ₹2.1 मिलियन, नंबर वन। नंबर टू, 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, दैट इज, हमारे पास टैक्सेबल इनकम क्या थी, 13.230 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 50%, 6.6 मिलियन ले लिए। और थर्ड था फिक्स, जो कि था 2 मिलियन। हमने एक्चुअल, फिक्स और 50% जो टैक्सेबल इनकम था, विच एवर इज लोअर, उसकी डिडक्शन अलाउ करवानी थी, जो कि है 2 बिलियन रुपीस। और इसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम जो ये वाली आई है फॉर अंडर एनटीआर, इसको हम कह देते हैं अंडर एनटीआर। जी हसन गुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपकी सर व्हीकल है सर, ये हमारे पास परक्विजिट है, तो सर इसकी अपॉर्चमेंट नहीं करनी कि कितने दिनों तक यूज हुई है? तो ये आ रहा था सर 1 लाख आंसर आ रहा था अपॉर्चमेंट करके मैंने, अच्छा 6 माह आप, अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया बच्चे? हसन थोड़ा सा, यस सर मेरा ख्याल।
हाँ जी, वो मिली कब है? यकम जैन जन 2020 को। ओ सर ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक गया। हो गया। ओके ओके बस यही से गलती हुई है, बाकी सारा जी, ओके ओके बच्चे। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो तो हैंड रेज करें, नहीं तो हम आगे चलते हैं आज की अपनी डिस्कशन के। जी फहान। जी बेटा सॉरी, मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया, दोबारा म्यूट कर लें अपने आप को। इट्स ओके सर। ये जब हमने टैक्स से कैलकुलेट करना है, जी जी तो सर जब हम ज़कात के बाद जब टैक्सेबल इनकम आएगी उस लिहाज से कैलकुलेट करेंगे, या डोनेशंस प्रॉफिट उसके बाद वाली टैक्सेबल डिडक्शन इनकम से कैलकुलेट? डिडक्शंस के बाद, डायरेक्ट डिडक्शंस के बाद, ठीक है। सारी डिडक्शंस के बाद, ज़कात भी और बाकी सारी भी हाँ, उसके बाद? जकात जिसमें आएगा प्रॉफिट ऑन डेट, नंबर 1। जी नंबर 2 आएगा हमारी जो डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस है। नंबर 3 एक जी इसमें डिडक्शंस आती है चिल्ड्रन की। नंबर 4 और जी जी 5 जिसमें WWF और WPPF जो है वो इनकम ऑफ बिजनेस के लिए लेस होता है ऑलरेडी पहले ही। जी मतलब वो लेस जी जी करने के जी बाद जो हमारे पास बचेगा उसके ऊपर हमने क्या लेना है, अपना टैक्स टैक्स लायबिलिटी टैक्स कैलकुलेट। कैलकुलेट। क्लियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारी टॉपिक है आज का, वो है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। इसको अगर ज्यादा मैं क्लियर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट फ्री लोन, या इंटरेस्ट फ्री, या कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपको याद होगा हम जब पर्कोजिस पढ़ रहे थे, पर्कोजिस के ऊपर हमने पढ़ा था अगर कोई एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, वो लोन भी हो सकता है या एनी अदर लायबिलिटी, और वो एम्प्लॉयर लायबिलिटी माफ कर दे तो वो पर्कोजिस बन जाता है और उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। वो था लोन माफ करने के ऊपर, कोई भी लायबिलिटी माफ करने के ऊपर, कि हमारी कोई लायबिलिटी थी वो लोन की शक्ल में भी हो सकती है और इन एनी अदर केस वो लायबिलिटी भी हो सकती है। हमने कोई एम्प्लॉयर से चीज परचेज की, उसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी हो सकती है। अगर तो लायबिलिटी ऑब्लिगेशन या कोई भी लोन वो माफ करता था तो हम उस लोन की वैल्यू को अपना पर्पसेस बना के अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करते थे। ये जो केस है ये लोन की माफी के ऊपर नहीं है। लोन की माफी वाला वो एक सेपरेट केस है, वो लोन जब भी माफ होगा तो उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करना। ये जो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन है, ये क्या चीज है? इंप्लॉय को पैसे की जरूरत है, लेट, या हमें किसी को भी पैसे की जरूरत होती है तो हम उसके लिए क्या चीज लेते हैं? हम लोन लेते हैं। वो लोन नॉर्मली कहां से लिया जाता है? मे भी किसी बैंक से भी हो सकता है या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वहां से लेते हैं। अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले उस पर क्या चार्ज करती हैं? इंटरेस्ट। मतलब हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उस बैंक लोन के ऊपर। या हम उस बैंक के अलावा अगर किसी से भी कोई लोन लेते हैं, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम लोन लिया तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक नॉर्मल। अब चलते हैं आगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉय को पैसों की जरूरत थी, उसने बाहर से लोन नहीं लिया, उसने लोन लिया लेकिन किसी बैंक से नहीं लिया, उसने किसी अदर पर्सन से नहीं लिया, उसने ये लोन ले लिया है एम्प्लॉयर से। किससे लिया लोन? एम्प्लॉयर से। अब जब एम्प्लॉयर से लोन लेगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी से मुराद क्या? या तो वो लोन
इंटरेस्ट फ्री होगा, नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री हो जाए, या वो लोन लोअर इंटरेस्ट रेट पर होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट से मुराद क्या है? कम इंटरेस्ट रेट। ये हमने कैसे डिफाइन किया? ये लोअर इंटरेस्ट रेट है क्योंकि हमने इसको मार्केट रेट के साथ कंपैरिजन किया। मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट से मुराद क्या है? एज कंपैरिजन टू मार्केट इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक। नंबर 3, इक्वल टू मार्केट रेट, और नंबर 4, हायर देन मार्केट। ये 4 पॉसिबिलिटीज। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर तो इंप्लॉय ने इंप्लॉयर से लोन लिया, वो लोन इक्वल टू मार्केट रेट या हायर देन मार्केट रेट है, जो कि ये 2 केसेस है, तो क्या इन 2 केसेस में इंप्लॉय को कोई बेनिफिट मिला? आंसर इज नो, क्योंकि उसने जिस रेट के ऊपर मार्केट से लेना था या जिस रेट के ऊपर उसको किसी और पर्सन ने देना था, उसने उसी रेट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करते हुए, मतलब उसने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, अपनी नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के ऊपर उसने इंप्लॉयर से लोन ले लिया, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो वही लोन इंटरेस्ट फ्री लेता है, क्या लेता है? इंटरेस्ट फ्री, या लोअर इंटरेस्ट रेट पर लेता है, तो इस सूरत में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का बेनिफिट कर दिया, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया, और वो जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट उसका टैक्सेबल है और टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। ये जो बेनिफिट मिला है इसको लोअर रेट या नो इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये बेनिफिट क्या होगा? टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक हो गया सर, हमने बता दिया इंटरेस्ट फ्री रेट हो गया, लोअर इंटरेस्ट रेट हो गया, ये दोनों हमारा बेनिफिट हो गया, इसको हमने ऐड कर देना टैक्सेबल इनकम। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है? कहते हैं मैं एचबीएल बैंक के पास जाता हूँ, मुझे कहते हैं 10% पर ले लो। मैं एमसीबी के पास जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं 8% पर ले लो। एक मैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गया, उसने कहा 6% पर ले लो। मैं कराची स्टॉक एसबी जो है अलाइड बैंक के पास गया, उन्होंने कहा 15%। अब इसमें से मैं किसको मार्केट कहूँ? क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चन अराइज हो गया। अब ला ने क्या किया? ला ने एक रेट डिफाइन कर दिया। ये रेट 2003 आई थिंक सो 4 या 5 में एक रेट बताया था, 4 या 5%। ला ने कहा था हर साल 1% इसमें इंक्रीज करते रहो, जो कि 2011 या 13 में जाके फिक्स कर दिया गया, वो था 10%। ला ने डिफाइन कर दिया जो रेट है ना मार्केट एक किस्म का कंपैरिजन, वो है 10%। मतलब अब अगर इंप्लॉय ने इंप्लॉयर से लोन लेना है तो मिनिमम कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 10%। अगर 10% या 10% से ऊपर पे करता है तो उस सूरत में 10% के इक्वल या इससे ज्यादा अपर रेट पे करता है, तो उस सूरत में इंप्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है, वो एक अज्यूम समझा जाएगा कि वो एक नॉर्मल मार्केट रेट पर ट्रांजेक्शन हुई। लेकिन अगर इससे कम, लेस देन 10% रेट से कोई भी रेट लगा, तो उस सूरत में क्या होगा? हम कहेंगे इंप्लॉय का बेनिफिट हो गया। कितना बेनिफिट हुआ? अज्यूम करें इंप्लॉय ने इंप्लॉयर से 5% पर लोन ले लिया, सॉरी 6% पर लोन लिया। अब जब 6% पर लोन लिया उसने, लेट 2 मिलियन अज्यूम कर लेते ना, 2 मिलियन 20 लाख का लोन लिया। अब ये 20 लाख के लोन के ऊपर उसका जो बेनिफिट है वो कितना है बच्चे? वो 4% का बेनिफिट है। वो कैसे कैलकुलेट हमने उसको करना है? हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ बेंचमार्क। इसको हमने नाम दे दिया 10% को बेंचमार्क, एक वो बेंचमार्क रेट, दैट इज बेंचमार्क रेट। तो हम क्या करेंगे? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6% कर देंगे,
टू मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6%, सॉरी 10% करेंगे हम, वो हमारे पास बच्चे बन जाएगा 2 लाख रुपए। ये आ गया बेंचमार्क के साथ इंटरेस्ट जो बना 2 लाख का। अब वो लोन हमें मिला कितने से था, 6% से, तो लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, वो आ गया 2 लाख, 2 मिलियन का 6%, वो हो गया हमारा 1,20,000। अब इन दोनों का जो बेनिफिट 80,000 है, वो क्या है, हमारी टैक्सेबल इनकम में बेनिफिट ऐड होगा। और अगर हमने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है तो सूरत में क्या होगा बच्चे, इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसका मतलब क्या है, बेंचमार्क को फिर कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन बेंचमार्क वो फिर 2 लाख ही होगा। लेकिन इस सूरत में जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है, तो हमारा टैक्सेबल इनकम में सारा 2 लाख का 2 लाख ऐड हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? ओके ओके। अब इसमें मजीद कंप्लेक्सिटी और थोड़ी सी डालते हैं। अब मैं कहता हूं मिस्टर रजा, लोन लिया है एम्प्लॉयर से ऑफ कितने का है, रुपीज लेट 3 मिलियन ऑन 1 Jan 2021, 1 Jan 2021 at a rate of 3% per annum. और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द बेनिफिट दैट शुड बी एडेड फॉर टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रजा फॉर टैक्स ईयर 2021। अगर आप टैक्स ईयर 2021 की बात करें तो ये जो लोन है वो लोन हमने कब लिया, 1 जनवरी 2021 को। इसका मतलब हमारा जो इस टैक्स ईयर पीरियड में, टैक्स ईयर 2021 खत्म कब होता है, 30 जून 2021 को। हमने लोन लिया कब है, 1 जैन 2021। तो इसका मतलब जो टोटल लोन हमारे पास रहा है इस टैक्स ईयर में वो कितना रहा है, 6 मंथ। अगर लोन हमारे पास 6 मंथ रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अब जब हम अपना दोबारा से वो कैलकुलेशन करेंगे, हम लेंगे इंटरेस्ट, सेम वही है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ बेंचमार्क। अब 3 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे, ये जो इंटरेस्ट आएगा ये पूरे साल का है, क्योंकि लोन ये जो हमारा 3 मिलियन ये 6 मंथ के लिए रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना है, हाफ ईयर लेंगे, हमने फुल ईयर को नहीं लेना। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। और इसमें से लेस कर देंगे जो इंटरेस्ट पे किया हमने, वो क्या आएगा, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% और मल्टीप्लाई बाय 6/12।
तो ये हमारा बच्चे बन जाएगा 45,000 और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 1,05,000 ये हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। एक केस नंबर 2 किया हमने। किसी बच्चे का यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं हम। फिर एक नया केस बनाते हैं। मिस्टर रजा took a loan of rupees 4 million at a rate of 2% from his employer. On 1st November 2020. He repaid his loan of rupees 2 million on 1st Jan 2021 and rupees 1.5 million 15 lakh on June 1st 2020. Calculate benefit that will be added in taxable income of Mr. Raza for tax year 2021. सब बच्चों का केस की समझ लग गई है। अब पहले हमने फर्स्ट केस किया, हमने सिर्फ पढ़ा जो बेंचमार्क रेट और जिस रेट पर हमने लिए ये इंटरेस्ट फ्री रेट है उसका डिफरेंस को हमने टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा अगर लोन कम पीरियड के लिए है, उस ईयर में फुल लोन नहीं है, तो जितने मंथ आया उतने मंथ का इंटरेस्ट को कंपैरिजन करके ले लेना है। थर्ड अब क्या केस आया, लोन है कम पीरियड के लिए है या फुल पीरियड के लिए लेकिन उसमें रीपेमेंट्स आ रही है। अगर रीपेमेंट्स आ रही है तो इसका मतलब जिस दिन रीपेमेंट होगी उस दिन हमारी इंटरेस्ट जो है वो रेट डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट से रेट डिक्रीज में अमाउंट डिक्रीज होगी। मतलब साल के किसी दिन हमारे पास 4 मिलियन का लोन है, जब रीपेमेंट होगी वो कम होगा 2 मिलियन का रह गया, जब फिर रीपेमेंट होगी तो वो कम होके और कम रह गया। अब इस केस को कैसे हमने करना है बच्चे, इस केस को हमने करना है जितने मंथ जितनी पेमेंट रही उतने मंथ का उतने अमाउंट का हमने अपना बेनिफिट लेना। मतलब अगर 3 माह 4 मिलियन लोन रहा तो 3 माह 4 मिलियन लोन का 10% और 3 माह 4 मिलियन लोन का जो हमारा 2% है इसका कंपैरिजन करके टैक्सेबल इनकम ले लेंगे। उसके बाद जब रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट होने के बाद जो अकाउंट या जो अमाउंट हमारी पेंडिंग बची उस अमाउंट का 10% और 2% इसका फर्क ले लेंगे। फिर रीपेमेंट होगी तो उस नेक्स्ट रीपेमेंट का फिर हम क्या करेंगे, जो अमाउंट बचेगी उसका हम कंपैरिजन करके ले लेंगे। यही तरीका हम करते रहेंगे जब तक रीपेमेंट्स होती है। लेट हमने लोन लिया था नवंबर 1 को, और फर्स्ट रीपेमेंट कब हो रही है, यकम जैन 2021। इसका मतलब जो 4 मिलियन का लोन है वो हमारे लिए 2 मंथ स्टैंड किया, जिसमें नवंबर और दिसंबर आया
क्योंकि जनवरी में रीपेमेंट होगी, तो नवंबर और दिसंबर के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% या बेंचमार्क रेट ऑन अमाउंट क्या है, 4 million फॉर 2 month, फॉर 2 month। क्या आ गई बच्चे, 4 million मल्टीप्लाई बाय 0.1, 4 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ गया 66,667 रुपए। ये सिर्फ 2 मंथ के लिए लिए है। क्या करेंगे, 4 million मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, क्योंकि 4 million का लोन सिर्फ नवंबर और दिसंबर में रहा, जनवरी में रीपेमेंट होगी, तो जनवरी के अंदर ये लोन कम हो गया, और इसमें से लेस कर देंगे जो इंटरेस्ट पे हुआ, लेस इंटरेस्ट कितना आ गया, 4 million मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 2/12। वो आ गया हमारे पास बच्चे 13,333। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा हमने दोबारा फिर 1 जनवरी के बाद रीपेमेंट की 1 जून के ऊपर। इसका मतलब जनवरी पूरा, 1 जनवरी का पेमेंट हुआ ना, उसके बाद जो बाकी 2 million का लोन बचा वो जनवरी पूरा यूज हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 1 को रीपेमेंट हो गई, जिसका मतलब 5 माह यूज हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, 4 - 2 million, 2 million क्या है, जो हमारी रीपेमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाय 10% बेंचमार्क रेट मल्टीप्लाई बाय 5/12, क्योंकि अब 2 million का लोन 5 माह तक कराया है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ गया 83,333 रुपीज। और लेस क्या करेंगे, यही इंटरेस्ट पेड कितना किया है हमने, 4 - 2 million मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 2/12, 5/12 सॉरी 5/12 कर दिया हमने। हमारे पास आया 16,667, ये हमारे पास 1 जून को फिर रीपेमेंट होगी। जब 1 जून को दोबारा बच्चा रीपेमेंट हुई, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारा लोन 1 जून को 2 million नहीं रहा, उसमें से 1.5 million मतलब 1.5 million या 15 लाख की रीपेमेंट होगी, और पीछे हमारे पास 5 लाख बच गया। इसका मतलब हमने क्या करना है, उस 5 लाख के ऊपर, उस 5 लाख के ऊपर 10% लेना है, और उसको कंपैरिजन करना है जो हमारी अमाउंट पेड हुई है उसके 2% के साथ। इधर एक नई चीज आ गई जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बेंचमार्क इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सारा कुछ जो हमने अभी तक प्रोविजंस पढ़ी है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल है इफ लोन इज अबव 1 million। 1 million से मुराद के, अगर लोन 10 लाख से या 1 million से ज्यादा है, तो उस सूरत में ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। मतलब अगर हमने 5 लाख का लोन लिया, अगर हमने 2 लाख का लोन लिया, अगर हमने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख 1 रुपया हो गया, ये साथ ही कहेगा भाईजान मैं हूं। 10 लाख पूरा है, 9,99,999 है, 8 लाख है, 7 लाख है, 2 लाख है, 75,000 है, कोई भी अमाउंट है जो अप टू 1 million या 10 लाख तक है, उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 10 लाख तक कोई भी लोन लेते हैं, वो बेशक इंटरेस्ट फ्री हो, वो बेशक लोअर रेट हो, वो बेशक कुछ भी हो, तो उसके ऊपर क्या हमारा कोई भी ये बेनिफिट ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो अब इस केस के अंदर क्या हुआ, जब 1 जून को पेमेंट हुई,
1.5 लाख 15 लाख की, तो हमारा देखिए 2 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन रह गया, माइनस किया तो पीछे क्या बच गया 0.5 मिलियन। अब ये जो 0.5 मिलियन ये 5 लाख है, ये 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से 1 मिलियन तक है, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर हमने बेंचमार्क की कैलकुलेशन नहीं करनी, ये उससे नीचे आ गया। जब तक लोन 1 मिलियन से ऊपर था हम कैलकुलेट करते रहे, जैसे ही रीपेमेंट की वजह से 1 मिलियन या 1 मिलियन से नीचे है हमने उधर ही बेंचमार्क को रोक दिया, हमने कहा अब इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से ये 2 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी सुभान अफजल। सर ये रीपेमेंट वाली नहीं एप्लीकेबल 1 मिलियन तक, कि बाकी भी जो आपने बताई वो भी नहीं एप्लीकेबल? लोन जब भी 1 मिलियन तक होगा, लोन जब भी 1 मिलियन तक होगा तो ये लोन फ्रॉम एम्प्लॉय जो इंटरेस्ट फी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब वो मैंने इसको इधर इसलिए बताया, एक किस्म का मैंने 2 केस डिस्कस कर दिए, मतलब एक ही लोन एक वक्त में हमारे लिए उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और रीपेमेंट होने की वजह से एक वक्त के बाद वो उसके ऊपर ये प्रीवियन फिर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अगर हमने सिंपल लोन भी लिया, और सिंपल लोन ही हमारा 8 लाख का है, तो हमें नथिंग विल बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम। अगर वो सिंपल लोन 9 लाख रुपए का है और वो 0% मार्कअप पर है, तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। क्लियर? जी सर। ये उसने लिखा हुआ है, ये देखिए, दिस बेनिफिट शैल नॉट बी टैक्सेबल इफ लोन अमाउंट इज अप टू 1 मिलियन। मतलब अगर एक्सेप्ट 1 मिलियन भी हुआ फिर भी ये प्रीमियम एप्लीकेबल। अगर एक अमाउंट होगी 1,00,001, अब ये प्रीमियम एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? ये आपने बच्चे पढ़ना है सारा। ये एक एग्जांपल दी गई है छोटी सी, इसको आपने होमवर्क है ये आपका। मैंने काफी ज्यादा केस डिस्कस कर दिए इस एग्जांपल से भी ज्यादा, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको होमवर्क के अंदर आप कंप्लीट करें। अब ये पिछला जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्रीवियन लोन लेने के हवाले से, लोन यूज करने के हवाले से। और एक चीज मैं आपको भी बताता जाऊं, जो लोन वेव ऑफ है ना, वेव ऑफ लोन की माफी, वो ये प्रीवियन नहीं है, वो परकोजिस वाली पुरानी प्रीवियन है। लोन की माफी 50,000 क्यों ना है, इंटरेस्ट की नहीं, लोन की माफी 10,000 क्यों ना हो, लोन की माफी मतलब लिबिलिटी की माफी 5,000 क्यों ना हो, लिबिलिटी की माफी 50,000, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ क्यों ना, जहां पर लिबिलिटी की माफी आएगी वो परकोजिस्ट है, वो टैक्सेबल इनकम में आनी ही आनी है लिबिलिटी की। लेकिन जो इंटरेस्ट फ्री लोन या उस इंटरेस्ट चार्ज की बात करेंगे वो प्रीवियन एप्लीकेबल होगी 1 मिलियन से ऊपर। दोनों में फर्क आपके लिए क्लियर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। लोन की माफी के ऊपर ये प्रीवियन नहीं, वो परकोजिस्ट वाली है, उसके ऊपर वो लगेगी, और इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रीवियन पढ़ी है। नेक्स्ट, अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, उस लोन को अल्टीमेटली एम्प्लॉय यूज करेगा किसी भी अपने पर्पस के लिए या मकसद के लिए। ठीक है, वो मे भी अपनी कोई हाउस होल्ड नेसेसिटी को पूरा करना हो, या उसने कोई भी और चीज पूरी करनी है। लेकिन अगर एम्प्लॉय, ये जो उसने एम्प्लॉय से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है, इस लोन की मदद से, इस लोन की मदद से कोई एसेट परचेज कर लेता है, कोई एसेट परचेज कर लेता है, और उस एसेट से उसको इनकम आनी शुरू होती है।
मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से 40 लाख का लोन लिया और उससे अपना कोई एसेट परचेज कर लिया, मे भी कार परचेज कर ली और उसको रेंट पर चलाना शुरू कर दिया। मतलब उसने उस एसेट को परचेज करके उसके ऊपर इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं ये जो एम्प्लॉय ने उस लोन से कोई एसेट परचेज किया और उस एसेट से इनकम जनरेट हो रही है, उसकी सेपरेट इनकम है, सैलरी इनकम नहीं है, एग्रीड, ये उसकी सेपरेट इनकम है क्योंकि सेपरेट इनकम से जनरेट कर रहे हैं। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं ये जो इनकम, इस एसेट से जो इनकम जनरेट हो रही है, इस इनकम से, इनकम के अगेंस्ट उसको डिडक्शन अलाउ है, अगेंस्ट डिडक्शन अलाउ है। ठीक है, डिडक्शन फॉर व्हाट? वो कह रहे हैं क्योंकि ये इनकम उस एसेट से जनरेट हुई जिस एसेट के अगेंस्ट, जिस एसेट के लिए उसने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, तो उस एसेट से जो इनकम आएगी उस इनकम से डिडक्शन अलाउ है, किस चीज की? जो इंटरेस्ट वो पे करे। मतलब उस लोन के साथ उसने इस एसेट को खरीदा, इसका मतलब उस लोन के साथ जब एसेट को खरीदा, इस एसेट के लिए वो एक किस्म का इंटरेस्ट पे कर रहा है लोन, तो उस लोन की वजह से वो एसेट से जो इनकम आएगी, उस इनकम के अगेंस्ट वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो उसको डिडक्शन अलाउ है, मतलब एक्सपेंस अलाउ है। अब इसमें होगा क्या? लेट मैं कहता हूं मेरे पास उस एसेट को यूज करने से आ रही है 5 लाख इनकम, 5 लाख इनकम, तो यहां से डिडक्शन अलाउ है हमें कितनी? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पे की है। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पे हुआ उसकी डिडक्शन किस तरह लेनी है? क्योंकि अगर तो हुआ इंटरेस्ट फ्री, या कंसेशनल, कंसेशनल से मुराद अप टू 10%, इन दोनों केसेस के अंदर हमें जो डिडक्शन अलाउ है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल के अंदर 10%, 10% तक, अप टू 10%। मतलब अगर हमने एम्प्लॉयर से लोन लिया था कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उस सूरत में उस लोन से अगर कोई ऐसा, ये शर्त ये उससे एसेट बनाया है और उस एसेट से इनकम आ रही है, फिर जो हम 10% है वो हमें डिडक्शन अलाउ होगी। अब क्वेश्चन ये आया सर 10% डिडक्शन, क्योंकि अगर इंटरेस्ट फ्री हमने लोन बनाया है तो इंटरेस्ट फ्री के लिए हमने जब सैलरी में गए थे तो उसका 10% इनकम भी तो बनाएंगे ना, तो वही 10% उधर एक्सपेंस नहीं अलाउ, सैलरी में से एक्सपेंस नहीं अलाउ, हाँ उस एसेट की इनकम में से 10% हमें क्या होगा? डिडक्शन अलाउ होगी। या कंसेशनल है तो उस सूरत में भी हमें 10% होगी। लेकिन अगर कंसेशनल नहीं है, लोअर रेट पर नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? जो एक्चुअल, मतलब अगर मोर देन 10% है, तो अगर 11% हो गया, 12% हो गया, 15% हो गया, तो वो एज इट इज डिडक्शन अलाउ है। लेकिन अगर 10% या 10% से कम है तो हमें 10% डिडक्शन अलाउ होगी उस एसेट की इनकम से जो हमने लोन से परचेज किया है, एम्प्लॉयर से लेके। बात क्लियर होगी? किसी का कोई क्वेश्चन? एक मिनट, जी एनी क्वेश्चन? जी शमसुल। सर इसका एग्जाम्पल बना के बता दे कोई सिनेरियो, ऐसे थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है। हाँ मैं एक मिनट, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल में बना देता हूं।
मिस्टर ए ने लोन लिया है 2 मिलियन का एट अ रेट ऑफ, मैं 3 रेट लिख लेता हूं, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 लिख लेता हूं 6%, नंबर 3 लिख लेता हूं लेट 12%। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये आ गया दोनों केसेस में बिलो बेंचमार्क, और ये आ गया इंक्रीज या मोर देन बेंचमार्क। उसने इस 2 मिलियन का एसेट परचेज किया, और उस एसेट से जो हमने पहले उसका लोन के ऊपर सैलरी में ऐड करना था वो सेपरेट पढ़ लिया पीछे। मतलब सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, उसका वो कंपैरिजन करेंगे 0% और 10% का, दूसरे केस में क्या करेंगे 10% और 6% का, तीसरे केस में नथिंग विल बी एडिड, वो सैलरी वाला वो उधर हम पढ़ लिया कंसेशन लोन के अंदर। ये आ गया उससे नेक्स्ट चीज, अब उस लोन से उसने एसेट खरीद लिया, ठीक है। अब उस एसेट से इनकम जनरेट हुई, लेट 5 लाख रुपया इनकम जनरेट हुई 5 लाख। ये 3 में केसेस इधर ही लिख रहा हूं। अब वो कहेगा लेस डिडक्शन। डिडक्शन किस चीज की, जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ये केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन था। मैंने कहा था अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो कितनी हमें डिडक्शन लो है, 10% बेंचमार्क इक्वल। वो 2 मिलियन का 10% लेंगे, इधर लेंगे 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, वो हो गया 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरे केस में क्या था, वो जो लोन लिया था हमने 6% है, लोअर देन बेंचमार्क है, तो इसमें भी हमें कितना मिलेगा, अप टू बेंचमार्क तक 2 मिलियन का 10%, वो भी आ गया 2 लाख। तीसरा केस क्या था, मोर देन बेंचमार्क। जब मोर देन बेंचमार्क होगा तो एक्चुअल एक्सपेंस जो होगा 2 मिलियन, उसका जो मोर देन बेंचमार्क है 12%, वो ही हमें डिडक्शन अलाउ होगी 0.12, वो आ गया 2,40,000। अब ये आ जाएगा रिमेनिंग 3 लाख, 3 लाख, और यहां आ गया 2,60,000। ये इसकी इनकम फ्रॉम डेट एसेट है, ये सैलरी का केस नहीं है, ये एक एडिशनल चीज है जो आपको बताई जा रही है। मतलब उस लोन से अगर एसेट परचेज करता है और उस एसेट से कोई इनकम आती है, तो वो इंटरेस्ट या वो चीज जो हमने सैलरी में ऐड की है वो इधर डिडक्शन होगी, लेकिन वो सैलरी वाले किसी हिस्से में डिडक्शन नहीं है। ये केस सैलरी नहीं है। ये इनकम आई 3 लाख की, ये भी इनकम आई 3 लाख की, ये 2 लाख। ये क्या, इनकम फ्रॉम डेट, अदर सोर्स कह सकते हैं, क्या इनकम फ्रॉम एसेट या बिजनेस भी कह सकते हैं, कोई भी और चीज कह सकते हैं, लेकिन ये सैलरी नहीं है। हाँ, उस लोन का ट्रीटमेंट क्या करना है हमने, वो हमने पढ़ लिया। वो लोन के लिए ये नहीं है, वो लोन के अंदर क्या करेगा, अगर बेंचमार्क के ऊपर है, इंटरेस्ट फ्री है, तो हम 10% और 0% का कंपैरिजन, वो सारा का सारा टैक्सेबल इनकम है। दूसरे केस में 6% है, तो हमने क्या करना है, 10% और 6% का कंपैरिजन और फर्क को टैक्सेबल इनकम में ऐड। और थर्ड, अगर 12% है, मोर देन बेंचमार्क है, तो डू नथिंग। अब बताए बेटा, बात क्लियर होगी? शमसुल जमा, यस सर। ओके जी। रेयान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। रेयान, सर अब मैंने पूछना था, अगर जो एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है उसका पार्टली पोर्शन जो है उसने इन्वेस्ट किया या फिर कार परचेज की है, उससे इनकम आ रही है, तो कितनी डिडक्शन होगी? फिर भी एक्चुअल अमाउंट पे होगी या नहीं, फिर पार्शली जितना इन्वेस्ट किया ना उतने के साथ। यस मतलब अगर 4 मिलियन लिया, 4 में से 2 मिलियन ले लिया लोन, ठीक है ना, तो यस सर। अब इधर जो डिडक्शन मिलनी है ना, वो 2 मिलियन का 10%, वो 2 मिलियन का 12%। बात क्लियर? यस सर। ओके। तो एक लेकिन और क्वेश्चन है मेरा। हाँ, लेकिन सैलरी में 4 मिलियन वाला ही हमने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, यस सर। पूछे। सर अगर अगर जो हमने लोन ऑब्टेन किया है एम्प्लॉयर से, सर अगर वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, उस केस में फिर क्या होगा? फिर उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी जब इनकम ही चार्जेबल नहीं है। देखो, इनकम एग्जाम का मतलब क्या,
उससे 10 करोड़ इनकम क्यों ना है, उस पर कोई टैक्स देना है? नो सर। नो, इसका मतलब उसमें डिडक्शन का कोई बेनिफिट रहा? नो सर। क्लियर? यस सर। जी फाहद अशरफ अरशद। सर ये जो आपने सारा पढ़ाया है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और फिर ये नहीं डिडक्शंस ये वगैरह, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं पढ़ाया अभी आपको फहद। आपकी असल में इसके अंदर एक केस था, हमने जो लोन के साथ अगर किया तो उसके रेलेवेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अभी नहीं आपको पढ़ाया, ये सिर्फ एक केस आ गया था, हमने उस केस को सैलरी के साथ क्योंकि लिंक करते हैं तो इसलिए मैंने उसको इधर डिस्कस किया। आपकी सर इसका कोई इफेक्ट सैलरी, आवाज आपकी बहुत कट रही है बेटा। मैंने कहा सर इसका इफेक्ट कोई सैलरी में तो नहीं देना? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको स्पेशल कहा था, हमने जो पहले इंटरेस्ट फ्री लोन का पढ़ लिया ना, सिर्फ वो चीज सैलरी का। ये सेपरेट केस है, इसका सैलरी के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जब हम उसकी कैलकुलेशन वहां जाएंगे ना फिर इसको हम पढ़ेंगे, ये उधर आ सकता है। ठीक है, सैलरी में वही है जो हमने पहले पढ़ दिया, जो मैंने ये देखिए आपको बताया। सैलरी में 10% और 0% का कंपैरिजन, 10 और 6 का कंपैरिजन, और तीसरी में नो इनकम। लेकिन जो नीचे वाला केस है वो सेपरेट है। क्लियर? थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इसका एक छोटा सा जी रियान न्यूमेरिकल में फिर आपको शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल होगा इंटरेस्ट फ्री लोन का ही। आपका जो घर से होमवर्क है कल के लिए बच्चे, एक हमने ये फंड बेनेवोलेंट फंड और ये होमवर्क के तौर पे नोटिस करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज बेटा।